कल किसी कोई डाउट था किसी भी टॉपिक में? कोई डाउट? आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए फिर आज देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थीम्स। ठीक है, थीम्स मतलब क्या क्या टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमें पढ़ने चाहिए। तो वन बाय वन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन विच इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग डेटा एंड बिहेवियर, शेयरिंग, एम्फेसिस ऑन द एसेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड देन सिनर्जी। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन lets you focus on the essential aspects of an application while ignoring details। ठीक है, मतलब हम किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब हम सिर्फ उसकी इसेंशियल पार्ट्स को ही हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, उसकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स है उसको हम क्या कर दें, टोटली हाइड कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पर्टिकुलर चेस पीस की बात करूं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, एक मूव डिफाइन कर रहे हैं, एक ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, मूव। ठीक है, अब ये मूव हमने क्या करना है कि उस पर्टिकुलर चेस पीस का एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट डॉट हम क्या करेंगे, मूव को हम क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर मेथड कॉल किया। ठीक है, हमने जो मेथड कॉल किया उसके अंदर हमने क्या चीजें इंप्लीमेंट की हैं, ये टोटली यूजर को क्या हो रहेगी, हिडन रहेगी। ठीक है, तो हमें जो हमारा जो इसेंशियल पार्ट है वो क्या है कि मूव करना, वो हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, कैसे मूव कराना है ये हमें बताने की नीड नहीं है। क्लियर है? सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन द इसेंशियल एस्पेक्ट्स, जो भी इसेंशियल एस्पेक्ट्स है कि हमें मूव कराना है। ठीक है, while ignoring the details, कैसे मूव कराना है हमें बताने की नीड नहीं है। So this means that focusing on what an object is and does before deciding how to implement it। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है हमें सिर्फ वही बताना है, कैसे करना है वो हमें बताने की नीड नहीं है। क्लियर है? So the ability to abstract is possibly the most important skills required by object oriented development। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो है एब्स्ट्रैक्शन। कैसे आप उस चीजों को क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकंड आ जाते हैं इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन विच इज आल्सो कॉल्ड द इंफॉर्मेशन हाइडिंग सेपरेट्स द एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सेसिबल टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमको उनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगा, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट की उसकी क्या कर रहे हैं, क्लास डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो इट सेपरेट्स एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सेसिबल टू अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द इंटरनल इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स। मतलब कैसे उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमने अदर ऑब्जेक्ट से क्या कर दिया है, टोटली हिडन कर रखा है। क्लियर है? तो उन ऑब्जेक्ट्स को सबसे पहले तो हम क्लासिफाई करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का है। ठीक है, फिर उन क्लास के अंदर उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कोड लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन्स हमने जो भी चीजें उसके अंदर डेटा मेंबर रखा हुआ है वो टोटली क्या है, हाइड है। ठीक है, वो वही ऑब्जेक्ट ही उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अदर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा। क्लियर है? सो इनकैप्सुलेशन आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में पढ़ा होगा कि इनकैप्सुलेशन इज द बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन इनसाइड अ सिंगल एंटिटी व्हिच इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, तो एक क्लास के अंदर आप क्या करते हैं, डेटा एंड मेंबर फंक्शंस या मेथड्स को हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेट करके रखते हैं ताकि वो बाहर से एक्सेसिबल ना हो, ओनली क्लास के अंदर से ही वो एक्सेसिबल हो। और क्लास के अंदर वो कैसे एक्सेस होगा, थ्रू ऑब्जेक्ट्स। ठीक, तो जिस ऑब्जेक्ट की वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी वही ऑब्जेक्ट उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अदर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा। So encapsulation prevents portion of a program from becoming so interdependent that a small change has massive ripple effect.
ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया है, इनकैप्सुलेट करके रखा है। ठीक है, अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं, जो डेटा रखता है हमारा, वो डेटा हमारा ग्लोबल रहता है। ठीक है, ग्लोबली मेरा क्या रहता है, डेटा रहता है जिसको हर फंक्शन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस करके क्या किया, हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में जो डेटा है वो ग्लोबल नहीं रहेगा, वो किसी न किसी क्लास का मेंबर रहेगा। ठीक है, एक तो ये हाइड हो गया। दूसरी चीज, जो मेंबर फंक्शंस थे, जो फंक्शंस थे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में, जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन कॉल कर रहा था, दूसरा तीसरे कॉल कर रहा था, उसको भी हमने क्या कर दिया, क्लास के अंदर ले आया। ठीक है, तो डेटा एंड मेंबर फंक्शन दोनों को हमने क्या कर दिया, क्लास के अंदर ले आए। अब उनको कॉल करने के लिए हम उन क्लास के ऑब्जेक्ट से ही उसको कॉल कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है कि उसको हम उसको कॉल कर सकें। क्लियर है? तो हमारा जो पर्टिकुलर कोड है, जो हमारा जो पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी क्या हो गया, क्लास के अंदर चला गया, कि उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो भी मेरा क्लास के अंदर है। ठीक है, तो अंदर है, इसका मतलब है कि उसको ऑब्जेक्ट से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, और जिस ऑब्जेक्ट से मैं चेंज करूंगा उसी में वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसको ऐसे भी एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो वैसे भी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सो यू कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग एप्लीकेशंस दैट यूज इट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के इंप्लीमेंटेशन को मैं चेंज कर सकता हूं विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशंस। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग एप्लीकेशंस मींस हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उसको कॉल कर रहे थे, तो उस ऑब्जेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में ही मैंने उसको क्या कर दिया, चेंज किया है। अदर ऑब्जेक्ट वैसे भी उसको कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे एप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जबकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है, एक सिंगल फंक्शन जो है वो हर कोई कॉल करता है। ठीक है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीजें इंप्लीमेंट करनी है, तो हो सकता है कि आपको कुछ 5 फंक्शंस लेंगे, तो 5 फंक्शंस आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए लग रहे हैं। फिर सिमिलरली सेकंड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सेकंड एक्टिविटी में हो सकता है वो 5 में से 3 फंक्शंस उसमें भी यूज हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उनको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा कि वो फंक्शंस आपके क्या है, मेंबर फंक्शन, मेथड्स हैं वो। ठीक है, क्लास के अंदर इनकैप्सुलेटेड हैं, तो वही ऑब्जेक्ट हम कॉल कर सकता है जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर क्लास का होगा, जिस क्लास में वो मेथड्स डिफाइंड है। So you may want to change the implementation of an object to improve performance, fix a bug, consolidate code और support porting. ठीक है, तो आप implementation को change कर सकते हैं performance improvement के लिए, bug fix करने के लिए। ठीक है, so encapsulation is not a unique to object-oriented languages, but the ability to combine data structure and behavior in a single entity makes encapsulation cleaner and more powerful than in prior languages such as Fortran, COBOL, and C. So these three are the procedural programming language. ठीक है, तो इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि सारा जो कोड रहता है वो प्रोसीजर के अंदर ही आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अलग अलग प्रोसीजर्स रहते हैं, एक प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर कॉल करता है, और हर प्रोसीजर जो है वो डेटा, जो ग्लोबल डेटा है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर्स को हम बना दे रहे हैं मेथड्स, क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट कर दे रहे हैं, तो जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वही उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक तो डेटा रहेगा और एक रहेगा उसका बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं मेथड। नेक्स्ट वन इज कंबाइनिंग डेटा एंड बिहेवियर। तो कंबाइनिंग डेटा एंड बिहेवियर मीन्स अगेन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. So the caller of an operation need not consider how many implementations exist. ठीक है, अब सपोज करो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है मूव का। ठीक है, तो एक चेस पीस का एक पर्टिकुलर चेस पीस हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसका हमने क्या किया, मूव फंक्शन कॉल किया। ठीक है, तो वो मूव जो है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, उस पर्टिकुलर मेथड को कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। ठीक है, अगर प्यादा कॉल कर रहा है तो कितना मूव करेगा, अलग मूव करेगा, अगर क्वीन कॉल कर रही है तो अलग मूव करेगा। ठीक है, हर पर्टिकुलर चेस पीस का अलग अलग मूव डिफाइंड होगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म शिफ्ट द बर्डन ऑफ डिसाइडिंग व्हाट इंप्लीमेंटेशन टू यूज फ्रॉम द कॉलिंग कोड टू द क्लास हायरार्की। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें मूव के क्या करते हैं, हम मल्टीपल वर्जन्स रखते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अनुसार वो कितना मूव करेगा। ठीक है, वो डिसाइड होगा। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए विंडो मस्ट डिस्टिंग्विश द टाइप्स ऑफ ईच फिगर सच एज पॉलीगन, सर्कल और टेक्स्ट
and then call the appropriate procedure to display it. ठीक है, मतलब नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आप अगर सी में कोड लिख रहे हैं ऐसी को, तो आपको हर पर्टिकुलर विंडो के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए उसके इनपुट आपको लेने पड़ेंगे पॉलीगन, सर्कल की टेस्ट, किसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट में विल सिंपली इन्वोक द ड्रॉ ऑपरेशन ऑन ईच फिगर एंड ईच ऑब्जेक्ट इम्प्लिसिटली डिसाइड विच प्रोसीजर टू यूज बेस्ड ऑन इट्स क्लास। तो हर क्लास का हम क्या कर रहे हैं, उसका हम क्या करेंगे, ड्रॉ फंक्शन मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट से वो ड्रॉ फंक्शन कॉल होगा वो वही वाला इंप्लीमेंटेशन यूज करेगा, दूसरा इंप्लीमेंटेशन वो यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे ही पढ़ रखा है कि वन नेम मनी फॉर्म्स, कि एक ही मेथड का नेम है लेकिन वो अलग अलग बिहेव करेगा। कभी वो क्या करेगा, पॉलीगन ड्रॉ करेगा, कभी वो सर्कल ड्रॉ करेगा, कभी वो टेस्ट ड्रॉ करेगा। क्लियर है? एंड मेंटेनेंस इज इजियर बिकॉज द कॉलिंग कोड नीड नॉट बी मॉडिफाइड व्हेन ए न्यू क्लास इज एडेड। अगर मैं नई क्लास ऐड कर रहा हूं तो मुझे इस पर्टिकुलर ड्रॉ फंक्शन को, जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उनको मुझे मॉडिफाई करने की नीड नहीं है। जो भी न्यू क्लास हम ऐड करेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसी तरह इंप्लीमेंट करेंगे जैसे उसका बिहेवियर उसका डिसाइड होगा। ठीक है, अगर उसको पुराना कुछ बिहेवियर यूज करना है तो हम इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस यूज करने के बाद उस ड्रॉ का हम क्या करेंगे, ओवरराइट करेंगे, ओवरराइट करके उसको फिर से डिफाइन करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो पुराना ड्रॉ था उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है? तो मेंटेनेंस जो है वो इजियर है। तो देखिए, जैसे ओल्ड अप्रोच में हम रख रहे थे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक डेटा की हायरार्की रहती थी और एक प्रोसीजर की हायरार्की रहती थी। तो डेटा भी आपका फ्रीली सारे प्रोसीजर्स में घूमता रहता था, हर प्रोसीजर उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता था। सिमिलरली प्रोसीजर की भी जो हायरार्की थी वो भी ऐसा था कि एक प्रोसीजर को दूसरा प्रोसीजर कॉल कर सकता है, फिर इस प्रोसीजर को तीसरा प्रोसीजर कॉल कर सकता है। ठीक है, तो हर प्रोसीजर किस प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्लेस किया है कि जो डेटा स्ट्रक्चर हायरार्की थी उसको हमने क्या कर दिया, डेटा मेंबर्स बना दिया क्लास के अंदर, और जो प्रोसीजर हायरार्की थी उसको हमने क्या कर दिया है, उनको हमने मेथड्स बना दिए हैं। ठीक है, और इन सब को हमने क्या कर दिया है, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हमने क्या कर दिया है, इनकैप्सुलेट कर दिया। ठीक है, तो क्लास के अंदर ही डेटा है और क्लास के अंदर ही मेथड्स है। क्लियर है? जबकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता था कि डेटा ग्लोबली रहता था, प्रोसीजर भी आपके ग्लोबली रहते थे, कोई भी प्रोसीजर कभी भी कॉल किया जा सकता था। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं शेयरिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स प्रोवाइड शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स। सो शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ डेटा, जो डेटा आपने कंटेन कर रखा है किसी क्लास में उसको आप कैसे कैसे शेयर कर सकते हैं। So inheritance of both data structure and behavior let sub classes share common code. ठीक है, तो आपने एक बार अगर किसी पर्टिकुलर क्लास में एक पर्टिकुलर मेथड या एक पर्टिकुलर डेटा मेंबर डिसाइड कर दिया है तो उसको आप फिर से शेयर करके दूसरी क्लास में उसको रीयूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? तो इसके लिए आपको पहले बनानी पड़ेगी सुपर क्लास। ठीक है, सुपर क्लास में आपने क्या किया है कि डेटा मेंबर एंड मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको आप क्या कर रहे हैं, सब क्लासेस में क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये जो डेटा मेंबर और ये जो मेथड्स हैं ये यहाँ भी आएंगे और ये यहाँ भी आएंगे, तो दोनों जगह वो क्या होंगे, शेयर हो जाएंगे या रीयूज हो पाएंगे। क्लियर है? अब अगर मुझे उसको उसी तरह यूज करना है तो मैं उसको डायरेक्टली इनहेरिट करके उसी तरह यूज करूंगा, अदरवाइज अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मुझे उन पर्टिकुलर मेथड्स को क्या करना पड़ेगा, वो राइट करना पड़ेगा। क्लियर है? और कभी भी हम जब भी इनहेरिटेंस यूज करते हैं, एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोड रीयूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शेयर कॉमन कोड। हम सिर्फ और सिर्फ इस कोड को क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, हम वैल्यू कभी भी रीयूज नहीं करते हैं। क्लियर है? अगर किसी एक पर्टिकुलर क्लास में डेटा मेंबर की वैल्यू सपोज 10 है तो यहाँ पे वो 10 नहीं आएगा, यहाँ भी वो 10 नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है वो इनकी वैल्यूज किस वैल्यू से क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। हम सिर्फ उस डेटा मेंबर को इनहेरिट कर रहे हैं
उस कोड को रीयूज कर रहे हैं, हम कभी भी वैल्यू रीयूज नहीं करते हैं। क्लियर है? So object oriented development not only lets you share information within an application but also offers the prospect of reusing design and code on future projects. तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी मुझे क्लासेस लगेंगी। ठीक है, अब इन क्लासेस को आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी में सर्च करेंगे। अगर ये लाइब्रेरी में पहले से एग्जिस्ट है तो आप डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, रीयूज कर देंगे। ठीक है, या तो इंपोर्ट करके यूज करिए, उसके ऑब्जेक्ट बना के यूज कीजिए, या तो उस पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट कीजिए और उसको एक्सटेंड कीजिए अपनी क्लास में, और एक्सटेंड करके उनको क्या कीजिए, रीयूज करके उनके कुछ कोड को चेंज कीजिए, कुछ कोड को वैसे यूज कीजिए। ठीक है, तो आपको जो है रीयूजेबिलिटी यूज करनी है with the help of existing classes। और अगर आपको ऐसी क्लास नहीं मिल रही लाइब्रेरी में, then you need to develop that particular class। क्लियर है? So object oriented development tools provide the tools such as abstraction, encapsulation and inheritance to build libraries of reusable components। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले बना रहे हैं लाइब्रेरी। ठीक है, आपको सबसे पहले एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे जब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है तब से क्या हो रही है, हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लाइब्रेरी मेंटेन होते जा रही है। ठीक है, जो हर दूसरे या तीसरे हफ्ते में, हर दूसरे या तीसरे महीने में क्या होती है, नए वर्जन्स आ जाते हैं। तो उसमें डेली के डेली क्या हो रही है, नई क्लासेस ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो पहले आप लाइब्रेरी बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उनकी क्लासेस को रीयूज करेंगे अपने कोड में, कि जैसा उनको अपने हिसाब से जिस बिहेवियर में आपको इम्प्लीमेंट करना है उस बिहेवियर में आप क्या कर सकते हैं, मेथड ओवरराइड करके रीयूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, एम्फेसिस ऑन द एसेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि पूरा एम्फेसिस जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी स्ट्रेसेस व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज रादर देन हाउ इट इज यूज्ड। ठीक है, तो हम इसमें सबसे मेन जो प्राइमरी फोकस रहता है वो रहता है ऑब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट के अंदर उनके डेटा का। ठीक है, जैसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि डेटा को हम इतना एम्फेसिस नहीं देते थे, हम क्या करते थे, प्रोसीजर क्रिएट करने में एम्फेसिस देते थे कि कैसे प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, फिर उसके लिए डेटा कैसे भी जनरेट हम कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंस जो रहता है वो रहता है डेटा। ठीक है, डेटा और उस डेटा को हम किस ऑब्जेक्ट के अंदर मेंटेन करेंगे। ठीक है, कैसे मेंटेन करेंगे वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, उनके मेथड्स को हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हमें डेटा मेंटेन करना है, क्या क्या ऑब्जेक्ट हमें मेंटेन करना है। सो द यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑफन चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो जिस तरह का एप्लीकेशन है उस तरह के हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एंड एज रिक्वायरमेंट इवॉल्व द फीचर्स supplied by an object are much more stable than the way it is used. Hence, software system built an object structure are more stable in the long run. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मिल रही है आप उस तरह से क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की क्या कर रहे हैं, हायरार्की और उसका स्ट्रक्चर आप क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके ये पर्टिकुलर डिराइव ऑब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, या ये इनकैप्सुलेटेड ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उस तरह से आप क्या कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लेसेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड लेसर एम्फेसिस ऑन प्रोसीजर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सबसे मेन इंपॉर्टेंस जो रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो रहता है डेटा, क्या डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं, रादर देन द प्रोसीजर स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या होती है, प्रोसीजर को ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि यहाँ पर डेटा में ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स तालमेल। ठीक है, कि कैसे हम तालमेल बिठा रहे हैं हर कॉन्सेप्ट पे। सो आइडेंटिटी, क्लासिफिकेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ये 4 कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था। दिस 4 कॉन्सेप्ट्स कैरेक्टराइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उनमें आइडेंटिटी, क्लासिफिकेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस की कुछ कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें सभी में होंगी, कुछ चीज़ें कुछ में होंगी।
ठीक है। सो ईच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स कैन बी यूज्ड इन आइसोलेशन, मतलब सबको मैं अलग अलग यूज कर सकता हूँ, बट टुगेदर दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सिनर्जेटिकली। ठीक है, मतलब हम उनको साथ में भी यूज कर सकते हैं, हम अलग से भी यूज कर सकते हैं कि हम सिर्फ इनहेरिटेंस यूज करें, हम सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म यूज करें, हम सिर्फ क्लासिफिकेशन यूज करें, हम सिर्फ आइडेंटिटी यूज करें, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करें जिसमें सारे के सारी चीजें एक साथ यूज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं और इनहेरिटेंस में आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं आप शेप, फिर उसकी आप क्या कर रहे हैं, डिराइव क्लासेस डिराइव कर रहे हैं। तो शेप में आपने एक मेथड डिफाइन किया है जिसका नाम है डिस्प्ले या ड्रॉ। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉ फंक्शन डिफाइन, एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं। अब ये ड्रॉ को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ अलग मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ अलग मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ अलग मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो शेप है ये ट्रायंगल हो सकता है, ये रेक्टेंगल हो सकता है और ये सर्कल हो सकता है। तो सबका ड्रॉ जो है वो अलग अलग क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब ये ड्रॉ 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 नाम तीनों का सेम है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज कर रहा हूँ। तो इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है। सिमिलरली क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन मींस हम क्या कर रहे हैं, शेप की एक डिराइव क्लास क्रिएट कर रहे हैं ट्रायंगल, एक डिराइव क्लास कर रहे हैं रेक्टेंगल, एक डिराइव क्लास क्रिएट कर रहे हैं हम सर्कल। तो क्लासिफिकेशन मतलब हमने उनको क्लासिफाई कर दिया कि दैट पर्टिकुलर शेप इज एन ट्रायंगल, दैट पर्टिकुलर शेप इज एन रेक्टेंगल, दैट पर्टिकुलर शेप इज एन सर्कल। ठीक है, तो हम उसको क्लासीफाई भी कर रहे हैं, मतलब उनको अलग से क्लास भी क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं या हम उनको अलग भी यूज कर सकते हैं। Here, so the benefits of object-oriented approach are greater than they might seem at first. The emphasis on the essential properties of an object forces to the developer to think more carefully and deeply about what an object is and does. ठीक है, तो emphasis हम किसको दे रहे हैं, essential properties of an object। तो essential properties of an object means हम उनके क्या कर रहे हैं, उनके डेटा मेंबर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, द रिजल्टिंग सिस्टम टेंड्स टू बी क्लीनर, मोर जनरल एंड मोर रोबस्ट देन इट वुड बी इफ एम्फेसिस वेयर ओनली ऑन द यूज ऑफ डेटा एंड ऑपरेशंस। क्लियर है। अब देखिए, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग हिस्ट्री। ठीक है, तो कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। सो ये स्टार्ट होता है आपका, ब्लाहा एंड रामबाग वर्क एट जनरल इलेक्ट्रिक R&D लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक इन 1991। तो 1991 में सबसे पहले क्या हुई, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया। सो दैट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक वाज अ सक्सेस, बट सो वेयर सेवरल अदर अप्रोचेस। तो अदर अप्रोचेस भी उस समय सक्सेस हो रही थी। देन द पॉपुलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग लेड टू अ न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, नई प्रॉब्लम क्या हो गई, अ प्लेथोरा ऑफ अल्टरनेटिव नोटेशंस। ठीक है, तो उस समय क्या होता कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडलिंग आई बस थी, तो उसके अल्टरनेटिव नोटेशंस भी आ गए थे। ठीक है, सो द नोटेशंस एक्सप्रेस सिमिलर आइडियाज बट हैड डिफरेंट सिंबल्स। तो अलग अलग सिंबल्स उन्होंने क्या करते यूज करते थे, कोई क्लास सिंबल के लिए अलग यूज करता था, कोई क्लास के लिए अलग सिंबल यूज करता था। So these are confusing developers and making communication difficult. ठीक है, so as a result the software community began to focus on consolidating the various notations. तो सॉफ्टवेयर कम्युनिटी ने क्या किया कि उनके लिए कुछ नोटेशंस डिजाइन करना स्टार्ट किया। So in 1994 Jim Rambach joined Rational which is now part of an IBM। तो पहले रेशनल रोज करके एक सॉफ्टवेयर आता था जिसमें UML डायग्राम्स बनते थे, अब वो IBM रेशनल रोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड बिगिनिंग वर्किंग विद ग्रीडी बूच ऑन यूनिफाइंग द OMT एंड बूच नोटेशंस। ठीक है, तो OMT नोटेशंस किसने दिया था, ब्लाहा एंड रामबाग ने। बूच नोटेशन किसने दिया था, उसने दिया था ग्रीडी बूच ने। अब इन दोनों ने क्या किया, मिलकर काम करना स्टार्ट किया। एंड इन 1995 आइवर जैकबसन आल्सो जॉइंड रेशनल एंड एडेड ऑब्जेक्टरी टू द यूनिफिकेशन वर्क। ठीक है, तो 1994 में एक और जो है साइंटिस्ट उसने भी क्या किया, ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद इन 1996 द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड OMG
issued a request for proposal for a standard object oriented modeling notation. तो 1996 में उन तीनों ने क्या किया है कि एक रिक्वेस्ट किया कि हम एक स्टैंडर्ड मॉडलिंग नोटेशन यूज करेंगे जिसको हर कोई यूज करेगा. So several companies responded and eventually the competing proposals were coalesced into a final proposal. So Rational led the final proposal team with Booch, Rambach and Jacobson deeply involved. ठीक है, तो बनाया किसने? रैशनल कंपनी ने बनाया, जिसमें ये तीनों के तीनों जो है एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे. द OMG unanimously accepted the resulting unified modeling language as a standard in November 1997. तो 1997 में क्या हुआ कि एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बनी जिसमें सारे नोटेशंस को मिला के एक नोटेशन बनाया गया कि क्लास डायग्राम ये रहेगा, ऑब्जेक्ट को नोटेट हम इस तरह नोट करेंगे, ठीक है, और अदर सेवरल UML टूल्स और बनाए गए. So the participating companies transform UML rights to OMG, which owns the trademark and specification for UML and control its future development. तो 1997 में जो आया था वो आया था UML 1.0. Clear है? So the UML was highly successful and replaced to the other notation in most publications. Most of the authors of other methods adopted UML notation willingly or because of market pressure. ठीक है, तो कुछ लोग खुद से आ गए थे और कुछ लोग मार्केट प्रेशर के कारण जो है UML नोटेशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया. सो द UML हैज एंडेड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन वार्स एंड इट्स नाउ क्लियरली द एक्सेप्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोटेशन. तो 1997 में UML 1.0 आया जिसको सारी कंपनियां यूज करना स्टार्ट कर दी. ठीक है, एंड इन 2001 OMG members started work on revision to add features missing the initial specification and to fix problems that were discovered by experiencing UML 1.0. ठीक है, तो 2001 में क्या हुआ कि UML 2.0 बनना स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे UML नोटेशन जो है वो UML 2.0 में. ठीक है, इनिशियल नोटेशन जो थे वो थे UML 1.0. नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडलिंग एज ए डिजाइन टेक्निक. So a model is an abstraction of something for the purpose of understanding it before building it. ठीक है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी एक मॉडलिंग करते हैं. तो मॉडलिंग क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू बताता है कि हम उसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो बिना इम्प्लीमेंट किए पहले हम क्या करते हैं, उसको हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं कि हम ये करने वाले हैं. ठीक है, so because a model omits non-essential details, it is easier to manipulate than the original entity. अगर आपने मॉडलिंग पहले तैयार की और मॉडलिंग के अंदर ही आपको पता चल गया कि मॉडलिंग वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो वो कब पता चलेगा, जब आप एक दो प्रोजेक्ट करके देखेंगे और उसमें आप करके देखेंगे कि हम उस पर्टिकुलर मॉडलिंग को यूज करके ओरिजिनल एंटिटी या ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, बना पा रहे हैं कि नहीं. ठीक है, और अगर हम एक दो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हैंडल कर पा रहे हैं तो उसका मतलब है कि पहले हम मॉडल क्रिएट करके उसको हम अंडरस्टैंड कर लें, और अंडरस्टैंड करने के बाद अगर हमें कुछ उसमें खामियां लग रही हैं तो हम तभी हम बता पाएंगे कि वो पर्टिकुलर मॉडल मेरा वर्क करेगा कि नहीं, जब हम कुछ एक आध दो प्रोजेक्ट में वर्क करके देखें. और जब हमें पता चल जाए कि वो पर्टिकुलर मॉडल मेरा वर्क नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से नॉन एसेंशियल डिटेल्स को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं या उनको हम चेंज कर सकते हैं बिना इम्प्लीमेंट किए हुए. ठीक है, क्योंकि अगर एक बार इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो उसके बाद कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया और बाद में उसको हटा दिया, उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन को हटा दिया कि ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है. क्लियर है? तो बेटर है कि सबसे पहले मॉडल क्रिएट किया जाए और मॉडल को जस्टिफाई किया जाए कि ये वर्क करेगा. सो एब्स्ट्रैक्शन इज द फंडामेंटल ह्यूमन कैपेबिलिटी दैट परमिट्स अस टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, हम जो क्लास मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, हम क्लासेस को क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये क्लासेस हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और उनके अंदर क्या क्या ऑपरेशन करेंगे उसको हम क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट व्यू करके हम क्या करें, एक एक मेथड्स को नेम दे दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर मेथड से हम ये करेंगे, ये पर्टिकुलर मेथड से हम ये करेंगे. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन भी हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल में ही रखना पड़ेगा, मॉडल में ही बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर मेथड से हम ये पर्टिकुलर चीज इंप्लीमेंट कर पाएंगे. So designer build many kinds of models for various purposes.
before constructing things. So for example, architectural models to show customers airplane scale model for wind tunnel test, pencil sketches for composition of oil paintings, blueprints of machine parts, storyboards of advertisements and outline of books. ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारे मॉडल्स हो गए. तो मॉडल्स मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले से हम क्या कर रहे हैं, मॉडलिंग कर दे रहे हैं बिना इंप्लीमेंट किए. सो मॉडल सर्व सेवरल पर्पसेस. क्यों हम बनाते हैं मॉडलिंग? तो पहला है टेस्टिंग अ फिजिकल एंटिटी बिफोर बिल्डिंग इट. तो आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज को बनाने से पहले आप क्या कर रहे हैं, उसकी फिजिकल एंटिटी को आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं मॉडल के थ्रू. ठीक है, अगर मॉडल आपका सही वर्क करेगा तब आपका क्या होगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन में हमारा जो है सही काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियर टेस्ट स्केल मॉडल्स ऑफ एयरप्लेन्स, कार्स एंड बोट्स टू इम्प्रूव देयर डायनामिक्स. सेकेंड वन इज कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स. तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट ढंग से नहीं बता पाता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करके हम क्या करते हैं, निकलवाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को हम अच्छे से बता पाए. ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स बना के दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ से हम ये करेंगे, ये पर्टिकुलर चीज़ से हम ये करेंगे, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करेगा, किस तरह इंटरेक्ट करेगा, वो भी हम क्या करते हैं, मॉडलिंग से बताते हैं. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ से क्या होता है, कस्टमर भी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या करता है, जल्दी अच्छे से बता पाता है. थर्ड वन इज विजुअलाइजेशन. सो विजुअलाइजेशन मीन्स आप क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप विजुअलाइज करके दिखा दे रहे हो कि ये इस तरह वर्क करेगा. ठीक है, तो वो भी एक क्या हो गया, आपकी मॉडलिंग हो गई. नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, सो रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा वो आप पहले से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं और उसको अपने ऑब्जेक्ट मॉडल में ही रिफाइन करके आप क्या करें, उनको आप रिड्यूस कर जा रहे हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी. क्लियर? तो ये 4 पर्पसेस हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं, मेन मॉडलिंग यूज करते हैं. अब आ जाते हैं 3 मेन मॉडल्स जो हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ना है. पहला आ जाते हैं क्लास मॉडल. सो इट रिप्रेजेंट्स द स्टैटिक, स्ट्रक्चर्ड एंड डेटा एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, मतलब स्टैटिक, स्ट्रक्चरल एंड डेटा एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, क्लास मॉडल्स डिजाइन करते हैं. So it describes the structure of objects in a system, their identity, their relationships to other objects, their attributes and their operations. So attributes means data members, operations means methods, and relationship among other objects. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिटी देंगे, हर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से आप क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट मेंटेन कर रहे हैं, उनके ऑपरेशंस, उनके मेथड्स को आप क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं. So goal in constructing class model is to capture those concepts from the real world that are important to an application. तो एप्लीकेशन में जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होंगी उस टाइप से हम क्या करेंगे, उनकी क्लास मॉडल डिसाइड करेंगे, मतलब उनकी क्लासेस हायरार्की डिसाइड करेंगे कि ये क्लासेस हमें लगेंगी. सो क्लास डायग्राम्स एक्सप्रेसेस द क्लास मॉडल. सो यूएमएल में हम क्या करते हैं, क्लास डायग्राम्स बनाते हैं जो क्लास मॉडल को एक्सप्रेस करता है. ठीक है, तो मेन जो फोकस है क्लास मॉडल में वो क्या है, डेटा एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, डेटा एंड स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर. सेकंड आ जाते हैं स्टेट मॉडल. सो स्टेट मॉडल रिप्रेजेंट द टेम्पोरल, बिहेवियरल, कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिस्टम. ठीक है, टेम्पोरल मतलब टाइम टू टाइम वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह मूव करेगा. ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जेक्ट मतलब वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, कंट्रोल एस्पेक्ट्स मतलब कौन कौन सी स्टेट्स में वो क्या कर रहा है, जा रहा है. ठीक है, तो स्टेट डायग्राम हम क्या करते हैं, इसमें क्रिएट करते हैं. सो स्टेट मॉडल डिस्क्राइब दोस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट कंसर्न विद टाइम एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ ऑपरेशन. ठीक है, टाइम मतलब किस टाइम पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, किस टाइम पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एंड दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, कि पहले क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, वो हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं. So events that mark changes, states that define the context of events and organization of events and states. So state diagram expresses the state model,
तो स्टेट चार्ट डायग्राम उसमें हम क्रिएट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हर ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर स्टेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। So each state diagram shows the state and event sequences permitted in a system for one class of objects. तो हम क्या करते हैं, इवेंट के सीक्वेंसेस क्रिएट करते हैं, and state diagram refers to other models also. So actions and events in the state diagram becomes the operation on objects in the class model. तो जो भी एक्शन और जो भी इवेंट्स हम क्या करते हैं इसमें डिफाइन करते हैं, वो क्लास मॉडल के अंदर क्या हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। आप क्या करते हैं, उसको मेथड्स से आप क्या करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्लास मॉडल के अंदर। सो रेफरेंसेस बिटवीन स्टेट डायग्राम्स बिकम इंटरेक्शन इन द इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है। तो रेफरेंसेस बिटवीन स्टेट डायग्राम्स मतलब उनके बीच में क्या रेफरेंस है, वो जो इंटरेक्शन होगा वो आगे हम इंटरेक्शन मॉडल में डिजाइन करेंगे। तो थर्ड मॉडल इज द इंटरेक्शन मॉडल। सो इंटरेक्शन मॉडल मीन्स हाउ एन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर. So it represents the collaboration of individual objects, the interaction aspects of a system. कैसे वो interact करेगा, ठीक है। So interaction model describes interactions between objects, how individual objects collaborate to achieve the behavior of the system as a whole, ठीक है। तो कैसे वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह इंटरेक्ट करेगा, वो आप क्या कर रहे हैं इसमें मेंटेन कर रहे हैं। So the state and interaction models describe different aspects of behavior and you need both to describe behavioral fully. So इसके अंदर आ जाते हैं आपके यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स, ठीक है। तो ये तीन चीज जो होती हैं वो आपकी रहती हैं इंटरेक्शन मॉडल के अंदर। क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट? आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब मेरे को ये क्वेश्चन बना के दिखाइए। तो एक क्वेश्चन है कि डिसाइड विच मॉडल्स दैट इज क्लास, स्टेट एंड इंटरेक्शन आर रिलेवेंट फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर चेस प्लेयर। तो एक कंप्यूटर चेस प्लेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ हम क्लासेस डिजाइन कर रहे हैं या पर्टिकुलर मॉडल्स डिसाइड करना है हमें। तो इसके रिक्वायरमेंट्स दिया है कि अ वीडियो डिस्प्ले विल शो द बोर्ड एंड पीसेस। तो एक वीडियो होगी जिसमें बोर्ड एंड उसके चेस के पीसेस मिलेंगे। अ कर्सर कंट्रोल्ड बाय ए माउस विल इंडिकेट ह्यूमन मूव्स। तो एक कर्सर होगा जो क्या करेगा, उन चेस पीसेस को मूव करेगा, मतलब ह्यूमन मूव कर रहा है कि वो पर्टिकुलर चेस पीस को हम क्या कर रहे हैं, इधर से उधर मूव करा रहे हैं। सो ऑफ कोर्स इन सम केसेस मोर देन वन मॉडल में अप्लाई। तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेशन हैं जिसमें एक से ज़्यादा मॉडल भी अप्लाई हो सकते हैं, तो आपको बताना है कौन कौन सा मॉडल अप्लाई होगा। पहला देखते हैं, यूजर इंटरफेस दैट डिस्प्लेस कंप्यूटर मूव्स एंड एक्सेप्ट्स ह्यूमन मूव्स, ठीक है। मतलब आपके पास दो एंटिटी है, दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ह्यूमन है और एक कंप्यूटर है, ठीक है। एक आपका ह्यूमन है जो आप मूव करा रहे हैं और एक कंप्यूटर मूव करा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर मॉडल अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई होना चाहिए सर? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन एक से ज्यादा भी अप्लाई हो सकता है इसमें, है ना। पहली बात देखिए, यूजर इंटरफेस दैट डिस्प्लेस कंप्यूटर मूव्स एंड एक्सेप्ट्स ह्यूमन मूव्स। तो पहले तो एक क्लास डायग्राम बनेगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लासेस डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा इंटरेक्शन मॉडल कि कैसे कंप्यूटर इंटरेक्ट कर रहा है और कैसे ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या क्या लगेगा, एक तो लगेगा क्लास मॉडल और एक रहेगा इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है। और किस लिए था? क्लास, क्योंकि आप क्लास के अंदर उनके ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन, डेटा डिफाइन करेंगे और उनके मूव्स को डिफाइन करेंगे ना, यस सर। बिहेवियर भी डिफाइन करना पड़ेगा। और इंटरेक्शन डायग्राम में भी हमें जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा सीक्वेंस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम, है ना, कि कैसे क्या क्या सीक्वेंसेस वो मेंटेन कर रहा है और क्या क्या एक्टिविटी ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसेस ऑन द बोर्ड। सो हमें रिप्रेजेंट करना है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीसेस ऑन द बोर्ड। तो इसके लिए हमें कौन सा डायग्राम लगेगा? स्टेट।
स्टेट। स्टेट डायग्राम, यस सर। स्टेट डायग्राम क्यों लगेगा? सर पीसेस कहाँ कहाँ रखे रहेंगे वो सब। कहाँ कहाँ रखे रहेंगे, तो उसके लिए तो क्लास डायग्राम लगेगा। तो इसमें सीक्वेंस भी मेंटेन होगा ना, इसलिए स्टेट डायग्राम लगना चाहिए। यस सर। नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब कि कौन से पीस कहाँ पर है, सिर्फ हम यही मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, मूव करने के बाद भी हमें रिप्रेजेंट मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट डायग्राम इसमें आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसिडरेशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल लीगल मूव्स। ठीक है, तो यहाँ पहले ही बोल दिया है आपको सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल लीगल मूव्स, तो सीक्वेंस डायग्राम तो बनना ही है, या क्या क्या सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है। तो सीक्वेंस डायग्राम जो रहता है वो आपका इंटरेक्शन डायग्राम रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगेगा, इंटरेक्शन डायग्राम। एंड लास्ट वन इज वैलिडेशन ऑफ ए मूव रिक्वेस्टेड बाय द ह्यूमन प्लेयर। तो हमें वैलिडेट करना है, ठीक है। तो वैलिडेट करना है मतलब हमें क्या लगेगा, स्टेट डायग्राम लगेगा, ठीक है। वैलिडेट मतलब ये एक पर्टिकुलर जो चेस पीस है, ठीक है, ये चेस पीस इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है, तो किस जगह जाएगा अब हमें वैलिडेट करना है कि ये इधर नहीं जा सकता, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है लेकिन इधर नहीं जा सकता, ये हमें वैलिडेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पर्टिकुलर चेस पीस है और सामने एक चेस पीस है, तो हम इधर नहीं जा सकते, ये हमें वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये सीधा अब नहीं जा सकता, या तो इसको टेढ़ा जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सपोज रानी है, तो रानी है तो टेढ़ी भी जा सकती है, सीधी भी जा सकती है। तो सीधे में एक पर्टिकुलर चेस पीस रखा हुआ है, तो या तो उसको ये मार के आगे जाए, या तो फिर ये टेढ़ा जाए। लेकिन अगर एक प्यादा है तो वो सीधा ही जाता है, लेकिन सामने भी एक पीस है, चेस पीस, और सामने इधर भी चीज पे, तो ये सामने से अटैक नहीं कर सकता। ये अटैक हमेशा क्या करता है, हमेशा ये क्या करता है, डायगोनली अटैक करता है। तो ये हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेट करना है मतलब अब वो उस साइड जा उस पर्टिकुलर स्टेट को अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट चार्ट डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे, यस सर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। क्लियर है? अब इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। सर हम्म, सर अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने कराया था उसमें जो थर्ड पार्ट था सर, वो थोड़ा नहीं समझा सर। इंटरेक्शन मॉडल मतलब क्यों, कैसे आएगा मतलब, क्योंकि सीक्वेंस पूछ रहा है, मुझे समझा नहीं सर। कंसिडरेशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पॉसिबल लीगल मूव्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एक सीक्वेंस डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर चीज होगी, उसके बाद दूसरी चीज होगी, उसके बाद तीसरी चीज होगी, उसके बाद चौथी चीज होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं कि पहला सीक्वेंस हमारा ये रहेगा, दूसरा हमारा ये रहेगा, तीसरा हमारा ये रहेगा, चौथा हमारा ये रहेगा। तो ये हमारा सीक्वेंस डायग्राम में ही क्रिएट करते हैं हम। सीक्वेंस डायग्राम में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मेंटेन करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस सीक्वेंसेस में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि किस टाइप का पॉसिबल लीगल मूव्स हो सकता है, तो उसके लिए मुझे इंटरेक्शन डायग्राम लगेगा, सर कैसे कैसे वो इंटरेक्ट करेगा। हाँ तो हाँ, सर इसमें स्टेट मॉडल नहीं लग सकता क्या सर, बिकॉज हम पॉसिबल लीगल मूव्स बता रहे हैं इसमें कि कहाँ से जा सकता है। हाँ इसमें इसमें देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि मोर देन वन मॉडल में अप्लाई, तो इसमें स्टेट डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप पॉसिबल लीगल मूव्स बोल रहा है ना। पॉसिबल मतलब ये भी एक तरीके का वैलिडेशन ही हुआ कि वो उस साइड Yes. जा सकता है या नहीं जा सकता। हाँ तो इसमें Yes, भी sir. स्टेट डायग्राम इसमें भी लगेगा। क्लियर है? ओके सर, तो यस ठीक है। सर। हाँ स्टेट डायग्राम में देखिए, स्टेट डायग्राम में आपको टेम्पोरल, बिहेवियरल एंड कंट्रोल एस्पेक्ट बोल रहा है। कंट्रोल मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं कि उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो लीगल मूव्स मतलब स्टेट डायग्राम तो उसमें लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट?
चलिए छोड़ दूं क्लास फिर मैं। जी सर। यस सर। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास मॉडलिंग। ये क्लास मॉडलिंग के पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्लास मॉडल कैसे क्रिएट करना है वो ह्यूमन नोटेशन से भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब फर्स्ट यूनिट में हमारा जो बच्चा है वो क्लास मॉडलिंग ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। क्लियर है?